हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स का नया सेशन 2021-22 के लिए यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश युग्म क्षेत्र का नया टॉपिक गॉस के नियम के अनुप्रयोग को पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। देखिए, गॉस का नियम ये था कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। अर्थात गॉस के नियम से क्या निष्कर्ष निकल के आया था? फाई ई इक्वल Q/ε0। ये गॉस का नियम था। ठीक है, गॉस ने जो है वो प्रैक्टिकल करके देखा था और प्रैक्टिकल के दौरान उसके सामने निष्कर्ष निकल के आया। उन्होंने प्रैक्टिकल के लिए क्या चुना? एक बंद पृष्ठ चुना और बंद पृष्ठ के किसी बिंदु पर एक आवेश को अध्ययन के लिए चुना। उस आवेश से कुछ दूरी पर उन्होंने एक और छोटा अल्प पृष्ठ लिया और इस अल्प पृष्ठ पर बिंदु P लिया और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला। और इस दौरान जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई मतलब कि संपूर्ण बल रेखाओं का जो मान है उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश मतलब जो भी आवेश होगा उसका कैसा होता है? 1/ε0 गुना होता है। तो ये किसने कहा था? गॉस ने कहा था। अब देखिए, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को देखते हैं कि कहाँ कहाँ गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग होता है। तो जैसे यहाँ पे पहला अनुप्रयोग है, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है। और अगर एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो कैसे पूछेगा? इस तरह से पूछेगा, गॉस का प्रमेय लिखो तथा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम में पूछेगा। वैसे तो ये प्रश्न ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हमको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो कौन से आवेश के कारण बात कर रहा है यहाँ पे? स्पेशली रेखीय आवेश के कारण, है ना। रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हमको। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम आकृति लेते हैं जिसमें आवेश जो है वो एक रेखा में स्थित होगा। तो भाई देखो, आपने अपने दैनिक जीवन में एक बेलन का आकार तो देखे ही होंगे आपने, है ना। और मान लेते हैं कि ये देखो, ये वाली लाइन तो इस तरह से जो है ये रेखा बनाने के बाद में अगर हमने यहाँ पे सर्कल बना दिया तो एक बेलन का निर्माण होता है। तो हम एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो एक रेखा से मिलकर बना हो और उसमें धन आवेश हो। तो ठीक है, तो हमने एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना की है जो बेलनाकार का है। तो जैसे हम इसकी थ्योरी में क्या लिखेंगे? माना आवेश की अनंत लंबाई की एक पतली सीधी रेखा L है। देखिए, ये वाली जो रेखा है ना, ये L रेखा आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये पतली सीधी रेखा है अनंत लंबाई की L। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है? उस पर एक समान आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। आवेश घनत्व का मतलब भाई आवेश का घनत्व भी होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो उस पे उपस्थित मतलब इस रेखा पर उपस्थित आवेश के घनत्व को हमने क्या मान लिए? लैम्डा कूलाम प्रति मीटर मान लिए। ठीक है, मानो उससे r दूरी पर एक बिंदु P है। देखो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या मान लिए? r। और ये बिंदु P, देखो यहाँ पे बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है। ठीक है, इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालनी है? E निकालनी है। भाई किसी बिंदु पर ही तो निकालेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम देखते हैं आगे। माना रेखा L को अक्ष मानकर स्मॉल r त्रिज्या और स्मॉल l लंबाई का बेलन बनाया। मतलब सबसे पहले तो हमने एक रेखा की कल्पना की है ना, ये सिर्फ रेखा की कल्पना की है और इस रेखा से r दूरी पर हमने एक बिंदु P की कल्पना की है। अब हम क्या करते हैं? ये L को अक्ष मानेंगे और अक्ष मानकर इसके चारों ओर क्या बना देते हैं? एक बेलन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक बेलन। और इस बेलन की त्रिज्या कितनी बोल रहा है? स्मॉल r। त्रिज्या मतलब यहाँ से केंद्र बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? इसकी त्रिज्या। तो वो कितनी है? स्मॉल r। और ये जो बेलन की जो लंबाई है टोटल वो कितनी है? स्मॉल l।
तो हमने एक बेलन बना लिया अध्ययन के लिए। अब देखिए भाई, बेलन क्यों बनाया? बेलन बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए ही काम करता है। अब जैसे हमने इस आकृति को बेलन की आकृति बना दी है, क्या ये एक बंद पृष्ठ की तरह कार्य करने लगा? हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये एक बंद पृष्ठ की तरह कार्य करने लगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे बेलन की कल्पना की। तो देखो अब आगे क्या हुआ, बेलन का पृष्ठ बंद पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो बंद पृष्ठ भी होना चाहिए, और जो बंद पृष्ठ है वो कैसा व्यवहार करना चाहिए? गॉसी पृष्ठ की तरह, तो ये गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। अब बेलन के अंदर उपस्थित आवेश, मतलब ये बेलन के अंदर कितना आवेश होगा? तो कितना होगा? Q इक्वल लेमडा इंटू एल। अब ये कहाँ से आया भाई Q इक्वल लेमडा इंटू एल? तो देखिए यहाँ पे नोट वर्क है साइड में, ठीक है। साइड में जो नोट वर्क है उसमें आपको देखना है कि ये कहाँ से निकल कर आया है। तो घनत्व बराबर आवेश बटे लंबाई होता है। आपने कक्षा 11वीं में घनत्व की परिभाषा पढ़े थे, घनत्व बराबर आवेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए आवेश बटे क्या हो जाएगा? लंबाई। मतलब कि कोई भी अगर वस्तु का हमको घनत्व निकालना है तो आवेश में हम लंबाई का भाग, घनत्व बराबर होता है आवेश बटे लंबाई। आवेश बटे लंबाई मतलब यहाँ पे देखिए, आवेश मतलब कि Q और लंबाई मतलब कि L। तो ये जो बेलन है उसके ऊपर कौन सा आवेश है? Q आवेश, ये L अक्ष पे, और उसकी लंबाई कितनी है? Q आवेश है और उसकी लंबाई कितनी है? L। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेमडा इक्वल Q अपॉन L हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ से हम Q का मान निकाल के लाएंगे तो तिर्यक गुणा हो जाएगा। किसका किसके साथ में तिर्यक गुणा हो जाएगा? लेमडा का L के साथ में। तो Q का 1 के साथ में होगा, तो Q इंटू 1 बना बराबर Q, और लेमडा इंटू L बराबर लेमडा। तो इस तरह से Q बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू L। तो अब समझ में आया बेलन के अंदर आवेश का मान कैसे निकल के आया, ठीक है। संपूर्ण आवेश की अगर गणना करनी है तो इसका पृष्ठ घनत्व भी हमको लेना पड़ेगा, मतलब कि इसकी लंबाई कितनी है वो भी लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आवेश का जो मान है वो निकल के आया लेमडा इंटू एल, इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या दे दी हमने? इक्वेशन फर्स्ट। ओके, बेलन के 3 पृष्ठ होंगे। अब बेलन के कितने पृष्ठ होंगे? 3 पृष्ठ। फाइनली देखो हमको निकालना क्या है, उस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। हमको इसमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E बराबर F अपॉन Q होता है, ये आपको पता है। तो मतलब यहाँ पे F का मान चाहिए और Q का मान चाहिए। किसके लिए? ये जो रेखीय आवेश के कारण, मतलब ये जो रेखा के कारण जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसमें कितना आवेश उत्पन्न होगा और इसमें बल कितना उत्पन्न होगा, ये हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो हमने क्या निकाल लिए यहाँ पे? हाँ, हमने Q का मान निकाल लिए लेमडा इंटू एल, है ना। Q का मान क्या निकाल लिए? लेमडा इंटू एल। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे F का मान कैसे निकालेंगे। तो F का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो आप चित्रों को देखिए। जो बेलन का पृष्ठ वो 3 पृष्ठ, ये 1 हुआ ऊपर वाला, और ये 2 हुआ, और ये जो इस तरह से बना हुआ है इससे क्या हुआ? 3 हुआ। तो अब इनको कैसे नाम देंगे? देखो, पहला पृष्ठ जो है वो है समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, और दूसरा पृष्ठ क्या है? समतलवर्ती पृष्ठ S2, और तीसरा क्या है? वक्री पृष्ठ S3। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, समतल वृत्तीय पृष्ठ ये वाला S1 है, देखो यहाँ S1 नाम है। उसके बाद में ये समतल वृत्तीय पृष्ठ क्या है? S2 है। और जो वक्री पृष्ठ है ये वाला, ये है ना। आप बेलन मतलब एक पेन को बेलन मान सकते हो आप। तो पेन का जो मतलब कि ये वाला जो हिस्सा होता है बीच वाला, ये वक्र की तरह होता है। तो वक्री पृष्ठ को हमने क्या नाम दे दिए? S3 नाम दे दिए, ठीक है। अब ये सभी पृष्ठ में गॉस के नियम के अनुसार अलग अलग विद्युत फ्लक्स के मान आएंगे, क्योंकि पृष्ठ के आकार अलग अलग है। तो चलो देखते हैं किसमें कितना आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम S1 और S2 की बात करते हैं। देखिए, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2 विद्युत बल रेखाओं के समांतर है, अतः उनसे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स अपने दिमाग में, कि अगर कोई भी पृष्ठ अगर बल रेखाओं के समांतर होता है, बल रेखाओं के समांतर मतलब जैसे बल रेखाएं चलती है पृष्ठ भी उसके समांतर होता है, तो उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? 0 होता है। तो भाई S1 और S2 में विद्युत फ्लक्स की गणना होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। अब किस में गणना होगी? देखते हैं, वक्री पृष्ठ S3 में।
तो जो वक्री पृष्ठ S3 है वो विद्युत क्षेत्र रेखा के लंबवत है, अतः इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई इंटू S3 कॉस थीटा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाई ई बराबर ई इंटू S3 कॉस थीटा, है ना। तो S3 मतलब देखो हमने E इंटू डी एस कॉस थीटा पढ़े थे ना, फाई ई इक्वल, याद है आपको, फाई ई इक्वल हमने क्या निकाले थे, E इंटू डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने डी एस की जगह S3 लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पृष्ठ है हमारा, S3, और ये कॉस थीटा तो जैसे के वैसे है, वैसे यहाँ पे भी कॉस थीटा जैसे के वैसे हैं। तो इस तरह से जो है फाई ई इक्वल ई इंटू S3 कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो S3 का मान रखते हैं हम। S3 क्या है, देखो S3 जो होता है वो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, आपने कक्षा 10वीं में पढ़े हो, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrl। क्या होता है बेलन का वक्री पृष्ठ, 2πrl। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है S3 की जगह हम क्या करेंगे, 2πrl रख देंगे, और जो कॉस थीटा है ना, थीटा, तो जो थीटा का मान है वो 0 रख देंगे। थीटा का मान क्या रख देंगे, 0। थीटा का मान क्या रखेंगे हम यहाँ पे, 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता ही है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो भाई देखो यहाँ पे 1 को लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 1। अब ये S3 का मान रख दी हमने यहाँ पे 2πrl, है ना, क्यों, क्योंकि बेलन के वक्र पृष्ठ की बात हो रही है। तो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ जो है वो हो जाएगा 2πrl। तो इस तरह से अब इसको देना है हमको इक्वेशन सेकेंड, क्यों, क्योंकि इसके पहले वाले को हमने फर्स्ट दिए थे। हमने यहाँ पे इस तरह से S3 के कारण जो है विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लिए। अब फाइनली हमको क्या निकालना है, यहाँ पे गॉस के प्रमेय से फाई ई का मान निकालना है। तो गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं कि फाई ई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए फाई ई का मान कितना निकल के आया, ये पूरा निकल के आया। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से यहाँ पे फाई ई का मान रख देंगे, और जो समीकरण 1 था ना, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, मान नहीं रखेंगे हम, यहाँ पे तुलना करेंगे आपस में। इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे, और ये समीकरण नंबर 2 और 3 की आपस में हम यहाँ पे तुलना करेंगे। तुलना करने का मतलब ये वाला पक्ष इसके बराबर है, तो ये वाला पक्ष जो वो इसके बराबर होगा। स्पष्ट सी बात है, फाई ई बराबर क्या है, फाई ई, है ना। तो ये वाले मान भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो तुलना करने पर हमने यहाँ पे ई इंटू 2πrl इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन 0 लिख दिए। अब फाइनली हमको यहाँ से ई का मान निकालना है। तो ई का मान निकालना है तो 2πrl को उधर भेजना पड़ेगा। तो 2πrl को उधर भेजेंगे तो ये किसके अपॉन में जाएगा भाई, गुणा के रूप में है यहाँ पे। तो इधर जाने के बाद में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये भाग में आ जाएगा। किसके भाग में आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ये जो इधर में है। तो अभी हम यहाँ पर इसको क्यू के अपॉन में लिखते हैं। तो क्यू के अपॉन में आने के बाद में ये क्या हो जाएगा 2πrl, और नीचे में ऑलरेडी एप्सिलॉन 0 है, तो एप्सिलॉन 0 को हमको यहाँ पे लिख के रखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये यहाँ निकल के इसके अपॉन में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगली स्टेप में कोई मान रखते हैं, अगर हो तो, या कुछ कट रहा है तो काटते हैं। हाँ देखिए क्यू का मान है ना हमारे पास में, हमने क्यू का मान पहले से निकाल चुके हैं। क्या निकाले हमने क्यू का मान, लेमडा इंटू एल, और यहाँ पे क्या है इसके अपॉन में 2πrl एप्सिलॉन 0। अब बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। कौन कट रहा है, देखो ये तो लेमडा है ना, ये क्या है लेमडा। अब ये वाले एल से ये वाला एल कट रहा है ना, देखो। तो हमने क्या किए, यहाँ पे एल से एल को कट कर दिए हमने कट। देखिए यहाँ पे एल से एल को कट कर दिए हमने। तो फाइनली क्या बचा यहाँ पे बचेगा ऊपर में लेमडा, और नीचे में 2π और आर भी बचेगा, गलती से कट गया है वो, और एप्सिलॉन 0 भी बचेगा। तो अंतिम में ये जो बचा यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टूडेंट्स, ये है रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हमने। और किसके नियम की मदद से निकाले हमने, गॉस के नियम की मदद से निकाले। क्योंकि गॉस के नियम की मदद से निकालना ज़रूरी था, क्योंकि हम गॉस के नियम का अनुप्रयोग देख रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो ये थ्योरम है, तो आप इसमें जो है
ये प्रश्न बनाकर ये डायग्राम बना लीजिए और इसकी थ्योरी लिख लीजिए। तो अंतिम में जो निष्कर्ष आया है उसको आपको याद रखना है कि रेखीय आवेश के कारण गॉस के प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना निकल के आता है, तो E = λ/2πε0 × r। हमको यहाँ पे गॉस के नियम का प्रयोग करना ही पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे गॉस के नियम के अनुप्रयोग कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी गॉस के नियम का अनुप्रयोग होगा वहाँ पे फाई E = Q/ε0 से ही हमको तुलना करनी पड़ेगी। किसकी तुलना करनी पड़ेगी? जो हमने निकाले। क्या निकाले हमने? हमको फाई E निकालना पड़ेगा और गॉस के नियम के फाई E के मान से हमको तुलना करनी पड़ेगी। तो ये फाई E हमको बंद पृष्ठ के लिए निकालना पड़ेगा। मतलब अभी यहाँ पे रेखीय आवेश था, मान लो रेखीय आवेश ना होते, अगर गोलीय आकार होता, अकेला गोली कवच होता, तो वहाँ पे फाई E का मान अलग आता, फिर उसकी तुलना हम ये वाले फाई E से करेंगे। तो इस तरह से E का मान जो है वो अलग अलग आकृति के लिए अलग अलग निकल के आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टूडेंट्स की जो गोली कवच है ना, गोली कवच। अभी हमने यहाँ पे रेखीय आवेश लिए थे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि गोली कवच के कारण जो है वो किस तरह से गॉस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गॉस के दूसरे अनुप्रयोग के साथ में। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, आप इसे समझ लीजिए और अपने नोट्स में आप इसे लिख लीजिए ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गॉस का अनुप्रयोग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।